और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जुड़े हैं। राकेश जी, गुड आफ्टरनून। पहले शुरुआत आईटी स्पेस से, इस रैली को आप कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज जी। धन्यवाद मुझे शो पर आमंत्रित करने के लिए। आईटी सर्विसेज में अनुज जी हम पिछले 2 साल से थोड़े नेगेटिव थे, बट पिछले करीब 4-5 महीने में हमने जो मिड कैप आईटी शेयर्स है उसके अंदर हमारा पोजीशनिंग बढ़ाया है। तो कोफोर्ज जैसे अभी हमारी टॉप 3 होल्डिंग्स का पार्ट है, क्योंकि हमको लग रहा था कि वहां पर ग्रोथ अभी भी बहुत स्ट्रांग है इन मिड कैप आईटी कंपनीज में और वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो चुके थे। हालांकि लार्ज कैप आईटीज में ग्रोथ का अभी भी थोड़ा चैलेंज रहेगा, बट मेरे हिसाब से ये स्पेस है जहां पर इंक्रीमेंटली बहुत सारा नेगेटिव प्राइसिंग था, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस अभी भी हमको लगता है रहना चाहिए। ओके, तो आप लोग पिछले 3-4 महीने से, हाँ, लास्ट आके अगर आप देखें डायरेक्शन में भी आपने एक कंस्ट्रक्टिव व्यू दिया था निफ्टी आईटी पर, और कोफोज आपका अगर आप देखें प्रेफर्ड पिक है। इस वक्त ऑटो में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है और सारी की सारी लीडरशिप एक तरीके से अगर आप देखें राकेश जी, टू व्हीलर स्पेस में आ रखी है। और हालांकि ऐसा नहीं, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मूव अच्छे हैं, बिफोर अर्निंग्स पोस्ट अर्निंग्स अच्छे मूव आ रहे हैं, बट टू व्हीलर का मोमेंटम अलग ही है। ऑटो एंसिलरी में, ऑटो में आपका इस वक्त प्रेफर्ड पिक क्या है, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस स्पेस को, और अभी कितना पैसा बनना बाकी है इस स्पेस में? जैसा कि वीरेंद्र जी आप देख रहे हैं, जीएसटी कट का जो बेनिफिट है वो काफी हद तक हमको वॉल्यूम ग्रोथ में और डिमांड में दिख रहा है। हालांकि बहुत सारा पार्ट जो प्राइस कट का था वो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से ऑलरेडी कवर अप हो चुका है, बट फिर भी डिमांड बहुत स्ट्रांग है और कुछ हद तक जो बड़े ऑटो परचेजेज हैं वो थोड़े लोन से भी होते हैं। तो अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की बात करें सिस्टम में, तो वो भी बहुत स्ट्रांग है, जो क्लियरली दर्शाती है कि लोगों में अभी भी डिमांड को लेकर काफी सकारात्मकता है। तो हमारे पास टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस ग्रुप का स्टॉक है, और ऑटो एंसिलरी में सनसेरा इंजीनियरिंग है, और थोड़ा बहुत मुझे लगता है इवन पैसेंजर व्हीकल में वैल्यूएशंस अभी थोड़ा अट्रैक्टिव होने लगे हैं। तो वहां पर एक पॉजिटिव बायस बनता है, क्योंकि ये डिमांड मुझे लग रहा है अभी भी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। अगर आप टू व्हीलर की बात करें वीरेंद्र जी, तो 2019 के बाद का जो टॉप था वो अभी हमने पिछले साल ब्रीच किया है, और यहाँ से अभी भी रीजनेबल ग्रोथ दिखती है, और कुछ कंपनीज को एक्सपोर्ट में भी बड़ा फायदा मिलेगा, बिकॉज जो रुपी डॉलर में जो डेप्रिसिएशन आया है रुपए में, उसका एक पॉजिटिव बायस इन कंपनीज को डेफिनेटली मिलता है। ऑटोज पे काफी पॉजिटिव है आप राकेश जी। गुड आफ्टरनून। अच्छा, Q1 नतीजों को देखकर कुछ आपने क्या पोर्टफोलियो में बदलाव किया हो, जहाँ पे ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हो, जहाँ पर आपको विजिबिलिटी और आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा हो, तो उसको देखकर मद्देनजर रखते हुए कुछ बदलाव किए हैं क्या आपने पोर्टफोलियो में? जी, एक्चुअली हमने एंटिसिपेशन में ही काफी बदलाव किए थे पोर्टफोलियो में। अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 महीने के अंदर, जैसा मैं बता रहा था, आईटी सर्विसेज पे हम पॉजिटिव थे, तो पहले से हमारे पास ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और परसिस्टेंट जैसे शेयर थे। हमने कोफोर्ज में एक बड़ा होल्डिंग बनाया है। सिमिलरली हम लोग काफी पॉजिटिव थे मिड कैप बैंक्स या मिड साइज बैंक्स और लार्ज एनबीएफसीज को लेकर। तो सिटी यूनियन बैंक, टाटा कैपिटल, इसमें हमारी ऑलरेडी बहुत होल्डिंग है। ईएमएस स्पेस में हम लोगों को काफी पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही थी, तो हमने एवलॉन जैसे शेयर्स में पैसा लगाया है। तो हमारा पोजीशनिंग श्रेया जी उस हिसाब से थोड़ा पहले से तैयार था, और अभी जो अर्निंग्स हम देख रहे हैं वो काफी बेहतर है हमारे एक्सपेक्टेशन से इन बहुत सारे केसेस में। तो हमें अभी भी लगता है कि यहाँ पर इतनी जल्दी कॉल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग अभी भी पोर्टफोलियो में इन सबको लार्ज फोकस पे रखे हुए, और जहां पर भी हमको लगता है कि नंबर्स ज्यादा बेहतर आ रहे हैं वहां शायद हम पोजीशन ऐड ही कर रहे हैं। ओके, एफएमसीजी स्पेस में आपने नंबर्स देखे, क्या व्यू बन रहा है? लीवर पर मार्केट ने काफी नेगेटिव रिएक्शन दिया, एशियन पेंट्स भी ज्यादा चला नहीं, क्या व्यू होगा यहाँ पर? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा स्ट्रीट एक हिसाब से डिवाइडेड है। थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ में कुछ जगह पे डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ जगह पे प्राइस जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन आया वो पूरी तरह से पास ऑन नहीं हो पाया, उसका एक चैलेंज है। बट रिसेंटली, और ये रिकमेंडेशन नहीं है सारे नाम जो मैं ले रहा हूँ अनुज जी, बट हमने टाटा कंज्यूमर में हमारा एक होल्डिंग बढ़ाया, क्योंकि वहां हमें लग रहा है कि एक बड़ा डेल्टा मिलेगा। जो ग्रोथ आ रही है उनकी ग्रोथ सेगमेंट में, जो कि हायर मार्जिन बिजनेस है, वहां पर उसका एक डेफिनेटली
जो एबिटा मार्जिन में एक ट्रैक्शन दिखेगा। मुझे अभी भी लगता है पीडीलाइट जैसी कंपनियां जिन्होंने रिसेंटली प्राइस हाइक लिया है और अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिखाएंगी, वहां पर अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी आ सकती है। तो ये कुछ सेलेक्टिव पोजीशंस है, बट मेरे हिसाब से कंज्यूमर स्टेपल्स एज ए स्पेस हम लोग अभी भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से अंडरवेट पोजीशन टाइप है, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ का उतना बड़ा ट्रैक्शन दिखाई नहीं दे रहा अनुज जी, टू बी ऑनेस्ट। ये पिछला पे बात हो गई, इस पूरी बास्केट पे बात हो गई। इस बीच जरा एक बार टीवीएस मोटर्स लेके आई जनाब। आई मीन ऐसा वाइल्ड मूव हायर लेवल्स पर सस्टेन करने की टेंडेंसी आपने देखी होगी पोस्ट अर्निंग्स। बाकी ट्रिगर्स भी हैं और 4204 इसकी अर्निंग्स आई थी करीब 3600 के आसपास। इट्स 4203। अच्छा, मैं आपसे एक बास्केट पे और अपना प्रश्न पूछना चाह रहा था। मैं थोड़ा सा एक दो बास्केट को अगर आप यहाँ पे और देखें, जहाँ पिछले आप एटलीस्ट अगर आप देखें 10 दिन में तो बाइंग एफर्ट्स हैं रियल स्टेट में और रियल स्टेट एंसिलरी में और HFCs में भी थोड़े बहुत मूव विजिबल हैं। बट क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए जहाँ पर सिर्फ प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग डिमांड है, आप रियल स्टेट में कुछ एक्सपोजर ले रहे हैं इस वक्त? वीरेंद्र जी, एक्चुअली हम लोगों ने रियल एस्टेट का एक्सपोजर काफी हद तक घटा दिया है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि रेजिडेंशियल स्पेस में डिमांड में थोड़ा सा मॉडरेशन आ रहा है, सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। बट आप जो एंसिलरी स्पेस बोल रहे थे, वहां पर सीमेंट जैसे सेक्टर से जहां पर हमको लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंसर्न था वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद में ओवरऑल कॉस्ट इन्फ्लेशन को लेकर। बट वहां पर अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स थोड़े बेहतर आ रहे हैं। और अगर जिस तरह से हम डिमांड का एनवायरनमेंट देख रहे हैं और जो सेक्टर में कंसोलिडेशन देख रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ये एक सेक्टर है जो बहुत टाइम से कंसोलिडेट हुआ है और यहाँ पर एक थोड़ा तेजी की उम्मीद लगती है, तो वहां पर हमारी पोजीशनिंग थोड़ी हमने बढ़ाई है। ऑल्सो अगर आप देखेंगे जो ईस्ट रीजन है इंडिया में, वहाँ जिस तरह से गवर्नमेंट चेंजेस हुए हैं, हो सकता है कि वहां पर काफी नए प्रोजेक्ट्स आए जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया में डिमांड बढ़ेगी। तो उस रीजन में जो एक्सपोर्ट कंपनीज है उनमें शायद एक अच्छा मौका मिल सकता है। ओके राकेश जी, ये पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स ने गिरना शुरू किया है। हिताची एनर्जी, जीयू वर्नवा, सीजी पावर, एबीपी बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए इसने कमाकर। अब क्या लग रहा है इन स्टॉक्स पर, ये इस पूरे स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है? शायद जी, अगर आप लास्ट लेग देखेंगे इस सारे स्टॉक्स की रैली का, तो ये सारा का सारा एआई और डेटा सेंटर प्ले के अराउंड था। हालांकि हमारी जो थीसिस है कि आज भी अगर पावर टीएनडी स्पेस में जो केपेक्स रिक्वायरमेंट है इंडिया में या ग्लोबली, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है, आने वाले कुछ सालों तक स्ट्रांग रहने वाली है, क्योंकि ये ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं इसका कुछ हद तक पावर का रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इंडिया के अंदर तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो ओवरऑल बास्केट इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए इन सारी पावर टीएनडी कंपनीज में अगले कुछ टाइम तक ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। बट ये कुछ हद तक लास्ट कुछ महीनों में एक हिसाब से एआई ट्रेड था, तो जहां से ग्लोबली एआई ट्रेड अनवाइंड हो रहा है, तो इन सबका इस पे भी थोड़ा असर आएगा। बट मुझे लगता है कि अभी भी अर्निंग्स में उतना बड़ा चेंज नहीं है। मेरे हिसाब से अर्निंग्स हमारे हिसाब से जो फोरकास्टेड है उसमें एक्सपेक्टेड या बेटर ही आने वाली है, क्योंकि मार्जिन अभी भी बहुत स्ट्रांग है। जितने ऑर्डर्स इन कंपनीज ने लिए हैं या ले रही हैं, उनमें एक्चुअली मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव ही हो रही है। और कुछ हद तक शायद ही एक्सपोर्ट मार्केट इन कंपनीज के लिए बहुत बड़ा हो रहा है, और क्योंकि ग्लोबल डिमांड बहुत अच्छी है, तो थोड़ा पॉजिटिव बायस अभी भी हमारा है। और लकी आप जो हाईलाइट कीजिए कि रिसेंटली प्राइस करेक्शन हुआ है, बट इन स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई अगर पॉजिटिव स्टांस ले तो थोड़ा पैसा बन सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज राकेश जी, और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया।